फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि क्यों अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अहमदाबाद को बायोस्फीयर रिजर्व है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो कैसे आने वाले समय में ये हमारी मदद करेंगे। जो क्लाइमेट चेंजेस है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स है हमें बचाने के लिए। या फिर नारायण मूर्ति हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि इंडियन यूथ जो है उसको 70 घंटे या उससे ज़्यादा एक हफ्ते में काम करना चाहिए टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल नेशन। तो आज इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। अब जो मेरे नए दोस्त इस सीरीज़ में जुड़ते हैं उनको बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। इसके अंदर हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, कहीं कुछ आर्टिकल्स जो करंट से रिलेटेड है या फिर जो इंडियन न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं इन डेप्थ, ताकि यू विल गेट टू नो कि कैसे चीज़ें जो है हैम्पर हो रही है देश के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड भी। और इसके साथ साथ में हमारा मेन फोकस होता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि डजंट मैटर आप स्कूल का स्टूडेंट है, आप कॉलेज का स्टूडेंट है, आपकी पर्सनैलिटी जो है या इन जनरल भी अगर आप लाइफ में है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक मेजर रोल प्ले करती है टू हेल्प यू स्टैंड आउट इन अ होल क्राउड। तो ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपसे हर रोज़ एक नया कोड शेयर करता हूँ जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज। तो आज का जो कोट है कि योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। अब डिफरेंस 3 वर्ड से देखें यहाँ पे, आपका पहला एटीट्यूड, दूसरा एप्टीट्यूड एंड तीसरा है एल्टीट्यूड। अभी दोस्तों ये जैसा आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि एक बॉक्सर की फ़ोटो है। तो आपको क्या है डिफरेंस, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपकी बुद्धि से ज़्यादा या आपकी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका एटीट्यूड। आपका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल जो है आपने कई ऐसे इंस्टेंसेस सुने होंगे जहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ पे विद द पीरियड ऑफ टाइम वो कुछ ऐसे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में वो उनका बिहेवियर जो है या फिर उनकी मानसिकता कुछ ऐसी होती है कि वो क्या करते हैं कि द थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, एंड कुछ लोग जो है उसमें कमिट भी करते हैं। तो ये एक वीक मेंटेलिटी की निशानी है। आपकी एप्टीट्यूड ऐसा नहीं कि उन लोगों में पढ़ने की कमी होगी, दे आर ब्रेन शार्प माइंड्स। तो उनमें ऐसे नहीं कि उनकी वही मानसिकता है या फिर उनकी पढ़ाई की कमी होगी, ऐसा नहीं था। बट कमी कहाँ थी कि उनके एटीट्यूड में एक तो जो नेवर गिविंग का एटीट्यूड होता है ना, वो इनबिल्ड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका ये एटीट्यूड है ना कि आप हार नहीं मानेंगे तो बिलीव मी यू विल अनस्टॉपेबल। आपकी पढ़ाई एक जगह है, आपका एटीट्यूड एक जगह है। नॉट जस्ट सिर्फ पढ़ाई की मैं बात करूँ, कोई भी सिचुएशन हो सकती है लाइफ के अंदर। आप कुछ नया सीखना चाहते हो या फिर विद द पीरियड आपको लगता है कि यार इतना समय हो गया मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, आप किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट मेरी ये बात आप नोट कर लीजिए, अभी टाइम आपका एटीट्यूड जो है उस चीज़ को ये लेकर रहेगा कि नहीं मुझे सीखना ही है, देन आपका जो एप्टीट्यूड है वो इतना काम नहीं देगा, इससे ज़्यादा आपका एटीट्यूड है काम देगा। एंड उसके बाद ही आपका जो अल्टीट्यूड है, यानी एल्टीट्यूड मतलब सक्सेस जो है, उसके हाई चांस मिल जाएंगे। तो आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो आपका एटीट्यूड जस्ट लाइक एक फाइटर होना चाहिए। फाइटर का जैसा एटीट्यूड होता है ना कि बाउंस बैक करने का या फिर ऑलवेज रिटार्डिंग का, तो ऐसा कुछ आपका एटीट्यूड होना चाहिए। सिचुएशन लाइफ में कैसी सिचुएशन हो, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन सिनेरियोज हो आपकी लाइफ में, यू हैव टू बी ऑलवेज एज अ फाइटर मोड में होना चाहिए आपको। तो आई होप कि आपको ये कोड समझ में आएगा कि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो आप भी ऐसे कई सारे कोर्स के थ्रू अक्रॉस देखते होंगे, सुनते भी होंगे। बट देखती है सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो आपसे हर रोज़ मैं ये शेयर करता हूँ, तो मैं आपसे चाहूँगा कि हर रोज़ जो है 1% से अपने आप को इम्प्रूव करिए, एंड देन यू विल सी कि आप 365 डेज यानी 1 साल के अंदर कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है कि राइट एनी 5 UN बॉडीज एंड प्लेस एट विच देयर HQ है लोकेटेड। अब यूनाइटेड नेशन जो है उसकी कुछ पार्टनर्स बॉडी है या फिर उसकी जो कंसर्निंग बॉडीज़ है, तो उनमें से किन्हीं 5 बॉडीज़ का आपको नाम लिखना है एंड उसके साथ में बताना है कि उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कई बार क्या होता है डिफरेंस, आपको पता होता है ना, आप क्या करते हैं कि आलस कर जाते हैं कि नहीं कमेंट कहाँ लिखेगा। बट ऐसे में ये सिर्फ कमेंट लिखने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं ना तो आपको पता होगा कि आप उस चीज़ को ज़्यादा समय तक रिटेन करते हैं एंड आपका रिवीजन भी हो जाता है एक बार। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है या फिर आप इसका थोड़ा कंफ्यूज है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए।
आपको सिर्फ 5 ही बॉडीज़ के बारे में नहीं, और भी बॉडीज़ के बारे में पता चलेगा, एंड और भी चीज़ें जो हैं इसके रिगार्डिंग वो पता चलेगी, बिकॉज अभी यूएन जो है काफ़ी लाइमलाइट में है। तो ऐसे में इसकी कुछ बॉडीज़ का नाम और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं वो आपको मुझे बताना है। तो ये था आज का सवाल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 3 नवंबर 2023 एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर वो है बायोस्फीयर रिजर्व आर इवॉल्विंग एज पॉकेट्स ऑफ होप। अभी आज जो है यानी 3 नवंबर, आज बायोस्फीयर रिजर्व डे भी है दोस्तों। तो इसी के मौके पे ये आपके सामने है आर्टिकल एंड डिस्कस करेंगे कि कैसे बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं एंड दे लिव, और कुछ ऐसी एक्सटिंक्ट स्पीसीज होने वाली है या फिर ऐसे कुछ एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के काम में आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो अभी हुआ क्या है कि नेचुरल रिट्रीट्स जो हैं आपको बताऊँ दोस्तों कि आपको भी पता होगा कि आप किसी भी नेचुरल एरिया में जाते हैं घूमने, आप चाहे पहाड़ों पे जाइए, आप बीच पे जाइए, या इन जनरल अगर आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने जाते हैं तो यू विल एडमायर द ब्यूटी। आप उस जगह पे जाते हैं, आप बायोस्फीयर रिजर्व पे जाते हैं तो लश ग्रीनरी होती है, पीसफुल सराउंडिंग्स होती है, उसको आपको देख के लगता है कि यार इट्स अ पीसफुल प्लेस, आपको लगा आँखों को इस तरह अच्छा लगता है आपको। तो ऐसे में होता क्या है कि एक तरफ तो हम इन सभी चीज़ों देख के मेस्मराइज हो जाते हैं, एक तरह से दंग रह जाते हैं कि कितना पीसफुल है, कितना लश ग्रीन है, एंड ऐसी कुछ चीज़ें होती है। बट वहीं दूसरी तरफ होता क्या है कि जो हम ही लोग यानी जो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होता है या फिर प्लास्टिक बॉटल्स जो होती है वो वहीं पे डाल जाती है। अभी एक तरफ मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि कैसे बायोस्फीयर रिजर्व जो है जहाँ पे एनिमल्स फ्रीली रहते हैं, बट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्निंग बॉडी। तो गवर्निंग बॉडी के अंदर ही वो एरिया आता है एंड दे प्रोटेक्ट, और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो उन एनिमल्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एक्सटिंक्ट होने बचे रहे। अब ऐसे में टूरिस्ट भी वहाँ पे जाते हैं, आपने देखा होगा ना कई बार से सरिस्का या फिर ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व है या और भी पेंच टाइगर रिजर्व है या पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो इन सभी के अंदर लोग जाते हैं भ्रमण करते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसा कि होता है ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करना या फिर बॉटल्स को यहाँ फेंक देना, तो ये दो तरफा एक नेचर जो है ह्यूमन्स का हमें बताता है। एक तरफ तो जहाँ हम एडमायर करते हैं उस ब्यूटी को, और दूसरी तरफ उसी ब्यूटी को या फिर उसी जगह को हम पोल्यूट भी करते हैं विद द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो ऐसे में दो चीज़ें एक ही हमारी ही द्वारा दो हमारा बिहेवियर जो है ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है उन सभी जानवरों के लिए जो उस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में रह रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि कैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो हार्मफुल है ना कि सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो जानवर है या फिर इन्वायरमेंट है उसके लिए भी। और प्रिंसिपल बायोस्फीयर की बात करूँ दोस्तों तो अफ्रीका के कुछ ऐसे ही आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस सभी कंट्रीज़ के अंदर उन सभी में से ज़्यादा है अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका की सरकार है या फिर मैं बात करूँ वहाँ के जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जो बच्चे स्पेशली जब वहाँ पे घूमने जाते हैं तो उनसे प्लास्टिक की बोतल ली जाती है, उनको प्रोवाइड की जाती है स्टेनलेस स्टील बॉटल्स। तो उससे क्या होता है कि एक सिर्फ यही एक स्टेप नहीं है, बिकॉज एक जो यूज़ होता है ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा है, उसी कारण जो मेजर पॉल्यूशन देखने को मिलता है उसका कारण ये बॉटल्स ही है। तो इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा एलिमिनेट करने की कोशिश की है अफ्रीका के द्वारा एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब ऐसे में कुछ प्रैक्टिसेस और भी हैं ताकि पॉल्यूशन जो है उसको कम किया जा सके। अब वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे आज ही है एंड आज हम मैं आपको जैसे बता भी रहा हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हम कंजर्वेशन करने में या फिर मैं सस्टेनेबल यूज़ के अंदर। आपको जैसे मैंने बताया ना कि जब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है अगर हम इनको कंजर्व करते हैं तो आने वाले समय में ये हमारी मदद करेंगे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में। अभी ये कैसे एक्ट करेंगे ये सभी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड बात करूँ दोस्तों जो एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना उसकी कुछ कैटेगरीज होती है। अभी बायोस्फीयर की कैटेगरीज का मेरा मतलब है कि एक बायोस्फीयर मान लीजिए कुछ ऐसे ये गोल है, मान लीजिए इस तरीके से। तो होता है क्या कि सबसे पहले ये जो इलाका है ना इसको बोलते हैं हम लोग कोर जोन। अब कोर जोन में क्या होता है कि सिर्फ जो रिसर्च टीम होती है ना उन्हीं को जाना अलाउड होता है। यानी मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई डॉक्टर्स वगैरह हैं तो उनको अगर उस पर्टिकुलर एरिया की कोई स्टडी वगैरह करनी है, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर कोई स्टडी करनी है तो सिर्फ उनको ही अलाउड होता है एंड उसके अलावा और कोई जो है ह्यूमन्स का आना जाना अलाउड नहीं होता है। वही दूसरी तरफ बात करूँ बफर जोन की। अब बफर जोन ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं उसी ही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जहाँ पे सिर्फ जो एजुकेशनल पर्पज से जाना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं वो
तो उन्हीं तक की एंट्री लिमिटेड होती है। वहीं बात करूँ उससे आउटर एरिया की, यानी कि जो बाहर का एरिया, वो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एरिया। अब ट्रांजिशन एरिया में वही जो यहाँ पे जनजातियाँ रहती है या फिर जो जितने भी ट्राइबल सेटलमेंट्स बसे हुए हैं, तो उन सभी को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन्स। अब बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 3 जोन, द कोर जोन, बफर जोन एंड द ट्रांजिशन जोन, जिसे मैंने आपको समझाया। ई जोन सर्व्स स्पेसिफिक फंक्शन रिलेटेड टू कंजर्वेशन, रिसर्च एंड सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़। अभी सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ जो है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये होती है ट्रांजिशन जोन के अंदर, ये लास्ट वाला जो है। और उससे पहले जो है यानी बफर जोन में होती है कुछ रिसर्च वगैरह, या फिर जो कोर जोन है उसके अंदर तो पूरी तरीके से एंट्री बैन है एक्सेप्ट द रिसर्चर्स और साइंटिस्ट। एंड सपोर्टिंग एजेंसीज जो है यूनेस्को की कुछ सपोर्टिंग एजेंसी है, जैसे कि UNDP एंड UNEP। अभी ये कुछ ऐसी एजेंसीज है जो इस बायोस्फीयर रिजर्व को जो है अपनी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करूँ दोस्तों, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो लगभग 748 है इन नंबर, 134 कंट्री के अंदर, जहाँ पे 250 मिलियन लोग जो है। देखा फ्रेंड्स आपने कितने ज़्यादा लोग जो हैं, लगभग 250 मिलियन पीपल इस सभी बायोस्फीयर रिजर्व से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और लगभग 12 से ज़्यादा हमारे देश भारत के अंदर है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को जब बायोस्फीयर रिजर्व के कारण इम्पैक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूरत है चीज़ों को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको थोड़ा और लाइमलाइट में, या फिर उनको थोड़ा और सेफ्टी प्रोवाइड करने की। डाइवर्स इकोसिस्टम, बिल्कुल जैसा कि आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि कैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है, यानी कि एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जानवर के लिए नहीं होता है, बिकॉज अलग अलग जो प्रजाति के जो जानवर है, चाहे अल्पाइन डेजर्ट है, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर यूनिक इंडिजिनस प्लैनेट एंड एनिमल स्पीसीज। अब सिर्फ एनिमल्स नहीं, जो कुछ प्लांट्स जो हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, या फिर जो इंडेंजर्ड होने वाले हैं, यानी पूरी तरह से लुप्त होने वाले हैं, उनके बचाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये जो इकोसिस्टम है, यानी बायोस्फीयर का जो इकोसिस्टम होता है वो मदद करता है। अब एक तो होता है ये नेचुरल जंगल जो होता है, जहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल वगैरह नहीं होता है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। बट बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, या फिर जो यूनेस्को है उसके अंडर आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, ताकि वो उस जंगल को बचा सके, यानी और जो जानवर उस जंगल के अंदर रह रहे हैं उनको किसी भी एक्सटिंक्शन के खतरे से बचाया जा सके। अब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात करो दोस्तों, तो लगभग जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए कार्बन सिंक, यानी कि आपको पता है ना कि जितने ज़्यादा ट्रीज लगे होंगे उतने ही ज़्यादा कार्बन एमिशन वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसे में जहाँ पे पेड़ों को बचाया जा रहा है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स को बचाया जा रहा है एक्सटिंक्ट होने से, तो ऐसे कुछ जब स्टेप्स लिए जाते हैं तो डेफिनेटली जो क्लाइमेट चेंज है, हम देख रहे हैं ना कि कैसे अभी तक नवंबर का मंथ आ गया है, नॉर्थ इंडिया में अभी तक ठंड का इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं है। तो ये क्या इसका कारण है? ये कारण है सिर्फ जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि कैसे क्लाइमेट चेंज का जो कारण है, अनइवन बरसात होना, अनइवन का मौसम का चेंज होना, तो ये सभी क्लाइमेट चेंज के एक कुछ दुष्प्रभाव है, जिनको बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं बाय कार्बन को, जितने भी कार्बन एमिशन होता है उसको ऑब्जर्व करके। अब गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे काम कर ही रही है, बट साथ साथ जो ग्लोबल कम्युनिटीज़ है उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको पता होगा कैसे चिपको मूवमेंट है, उसके अंदर कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने बचाया था कि कैसे पेड़ काटने से बचाए थे। तो ऐसे कुछ और भी लोकल कम्युनिटीज़ है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन सभी कंजर्विंग बायोस्फीयर को। अभी जो भी कम्युनिटीज़ इनके आसपास रहती है ना बायोस्फीयर के, वो एक मेजर रोल प्ले करती है, ताकि जो एक इलीगल जो तरीके से लोग घुसना चाहते हैं या फिर पोचिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो स्किन के लिए पोच करते हैं या फिर अलग अलग जानवरों की हत्या करते हैं ताकि उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जा सके, तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ को रोका जाने में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका काफ़ी मेजर रोल होता है। अभी जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो मैनेज करती है मैंग्रोव फॉरेस्ट को, इंगेजिंग इको टूरिज्म, इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लाइक प्लास्टिक चेक पॉइंट्स। अभी ऐसे भी कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के जो चेक पॉइंट्स हैं बनाना जगह जगह पे, ताकि जो टूरिस्ट घूमने आते हैं वहाँ पे वो इतना ज़्यादा कोई खासा पोल्यूशन वहाँ पे ना करे। तो डिफरेंट ये था आज का हमारा बड़ा आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ आसान लगी होगी कि कैसे बायोस्फीयर रिजर्व डे जो है आज मनाया जाता है, एंड उसके बाद में ये कैसे एक मेजर रोल प्ले करती है हमारे हमारे सर्वाइवल के लिए। आपने देखा ना लगभग 250 मिलियन लोग जो है इस चीज़ से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी बायोस्फीयर रिजर्व में या टाइगर रिजर्व में या किसी भी नेचुरल हैबिटेट में या फिर इन सभी जगहों पे आप गए हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट, एंड उसके बाद में मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।
नाउ डियर लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड आर्टिकल। आज का हमारा जो सेकंड आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज़पेपर वो है अंडरस्टैंडिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अभी आप लोगों ने आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना होगा कि जो नारायण मूर्ति है इन्फोसिस के डायरेक्टर या फिर जो मालिक है उन्होंने मतलब जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी तो उन्होंने कहा था कि लगभग इंडियन यूथ जो है उसको एक हफ्ते में यानी कि विदिन 7 डेज यानी 6 वर्किंग डेज के अंदर लगभग 70 घंटे 70 आवर्स से या ऊपर तक काम करने की ज़रूरत है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अभी जापान और जर्मनी का एग्जांपल देते हुए नारायण मूर्ति ने यह बताया कि कैसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उसके बाद में वहाँ के लोगों ने हार्ड वर्क के द्वारा या अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके कारण उन्होंने अपने देश को पूरी तरह से बदल दिया। आप देख रहे हैं ना कैसे जापान और जर्मनी जो है आज डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सीनियर के बाद आपको पता होगा जापान के अंदर कैसे एटॉमिक बॉम्ब्स गिरे थे। तो उसके बाद में दे राइज अप, उसके बाद जापान का एक नया राइज हुआ। तो इसका एग्जाम्पल देते हुए बताया है इस नारायण मूर्ति साहब ने कि अब इंडिया को जो यूथ है उनको ज़रूरत है एक हफ्ते के अंदर 70 घंटे उससे ज़्यादा काम करने की टू ग्रो इकोनॉमिकली। अब वर्कर्स प्रोडक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों तो एक लेबर प्रोडक्टिविटी होती है और एक होती है वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अभी लेबर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है दोस्तों कि आपने देखा हो ना कि जो अनऑथोराइज्ड या फिर मैं बात करूँ अनऑथोराइज्ड नहीं, ये एक गलत वर्ड होगा, एक ऐसे काम जो जिसमें लेबर का बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले होता है, जैसे कि घर बनाना हो गया या ईंटें बनाना हो गया या ऐसी कुछ जो फार्मिंग करना है। तो ये सभी लेबर प्रोडक्टिविटी है। और वर्कर प्रोडक्टिविटी जो होती है जो आप बैकग्राउंड देख सकते हैं जहाँ पे ये तीनों लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो इन दोनों एक चीज़ों के अंदर बिल्कुल प्रोडक्टिविटी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। एंड वर्क प्रोडक्टिविटी जो है एक के अंदर मेंटल एक्टिविटीज़ होती है वही दूसरे के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। तो इट मेजर्स आउटपुट वैल्यू पर यूनिट ऑफ लेबर टाइम एट अ माइक्रो लेवल। अभी एक इंसान एक दिन के अंदर कितना काम करता है या कितना काम करके देता है उस चीज़ को हम बोलते हैं एक उस चीज़ का प्रोडक्टिविटी मान लीजिए। प्रोडक्टिविटी का ये मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए एक आदमी अगर एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे में से अगर वो 6 घंटे फुली अपना पोटेंशियल यूज़ करके यानी कि जिसका वो काम है यानी कि अगर उसको मेंटल काम है थोड़ा मतलब मेंटली इंगेजिंग काम है, उसको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है किसी काम के अंदर, तो 8 में से 6 घंटे पूरा दिमाग लगा के कोई काम पूरा कर रहा है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 6 घंटे की, बिकॉज 2 घंटे जो है उसने उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया, या तो ब्रेक पे होंगे वो जो जिस इंसान की, या फिर जो है पता नहीं कई बार कि आप काम करते रहते हैं एंड देन यू विल लॉस्ट आउट, तो आपको लगता है कि आप कहीं और चले गए हैं कुछ और समझ गए। तो ये चीज़ें जो है कंसिडर की जाती है कि जब प्रोडक्टिविटी जब मेजर की जाती है। अब मेजरिंग प्रोडक्टिविटी ऐसी खास कुछ कुछ तरीका नहीं है कि हम प्रोडक्टिविटी को नाप सकें, बट स्टिल एक जो आउटर मोस्ट जिसकी लेयर है, या फिर मैं बात करूं कि एक इन जनरल बात की जाती है ना प्रोडक्टिविटी की, वो यही होती है कि आप डजंट मैटर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं या 9 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें से आपने सीरियसली कितना वर्क एक्चुअल में किया है। यानी कि आप बाई फिजिकली आप वहाँ पे प्रेजेंट है 9 घंटे, बट 9 घंटे में से कितना काम आपने पूरी तरीके से इंगेज हो गए। यानी अगर आपका मेंटल रिलेटेड या फिर आपका दिमाग लगाने वाला काम है तो आपने कितनी देर तक अपना मेंटली उस चीज़ को दिया है, तो उस चीज़ को हम एक प्रोडक्टिविटी पे रिलेट कर सकते हैं। सो वर्कर इनकम इज़ ऑफन यूज्ड एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। और फैलेसिस असर्शन जो है वो लगाए जाते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स आर डजंट नेसेसरीली लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल एंड हेल्थ। मोर वर्किंग आवर्स डजंट नेसेसरी इक्वेट टू मोर वैल्यू एडेड। अब इसके अंदर ये भी चीज़ बताई गई है दोस्तों कि ज़रूर नहीं कि अगर आप मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई आदमी या फिर कोई एक औरत है वो एक दिन के अंदर 8 या 9 घंटे किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर 8 से उनके घंटे को अगर हम 10 कर देंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बिकॉज मैं आपको बता दें प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जहाँ पे आप अपना फुल पोटेंशियल जो है, अगर आपका काम वहाँ पे दिमाग लगा के काम करना है तो वहाँ पे आप कितनी देर तक अपना दिमाग लगा के काम कर पा रहे हैं वो ज़रूरी है, ना कि वर्किंग आवर्स को बढ़ाना। अगर मैं आपके घंटे जो है बनेंगे आपके काम करने के घंटे को 6 से 10 भी कर दूँ तो भी आपको जो पोटेंशियल है वो 4 घंटे या 5 घंटे करने का ही है। तो अगर 6 से बढ़ा के 10 भी कर दे रहा हूँ तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी, बिकॉज बाकी के जो 3-4 घंटे हैं उसके अंदर भी आप अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये बताना कि सिर्फ वर्किंग आवर्स ही बढ़ा के प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आई थिंक दैट्स नॉट द ट्रू। एंड राइटर का भी ये सेम यही मानना है कि सिर्फ वर्किंग आवर्स बढ़ाने से किसी भी इंडिविजुअल की एक प्रोडक्टिविटी जो होती है वो नहीं बढ़ती है।
अब कॉम्प्लेक्स रिलेशन की बात करूँ तो द लिंक बिटवीन द वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉम्प्लेक्स। इकोनॉमिक ग्रोथ में नॉट ऑलवेज इक्वेट टू प्रॉस्पेरिटी फॉर वर्कर्स। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं साथ में। व्हाट एवर इनकम ग्रुप सजेस्ट दैट इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी इज नॉट ऑलवेज लिंक टू प्रोडक्टिविटी। अभी डियर फ्रेंड क्या होता है कई बार कि एक इंसान जो है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप एक ऑफिस के अंदर काम करते हैं एंड आपको 6 घंटे काम करने के 30,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ जो है आपको 30,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन वही अगर मान लीजिए कंपनी के बॉस जो है वो आते हैं, वो कहते हैं कि आपको आज से दिन के 15 घंटे काम करने हैं, 15-16 घंटे काम करने, बट इसके साथ साथ में आपकी वेज जो है यानी आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा के लगभग 1 लाख रुपये कर दूंगा। तो क्या आप ज्वाइन करेंगे या फिर आप हाँ बोलेंगे इसके अंदर? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज एक दिन के अंदर अगर आप 15 घंटे काम कर रहे हैं तो आपकी जो दूसरी कमिटमेंट्स होती है ना, चाहे आपकी फैमिली कमिटमेंट्स हो गई, आपकी हेल्थ वाइज भी आप देख लीजिए, अब ये फीजिबल ही नहीं है। आप किसी भी जगह पे 15 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जो एक प्रोडक्टिविटी है, आपके अंदर से जो एक कंट्रीब्यूशन देने की जो इच्छा है वो सिर्फ इतनी नहीं आएगी। अब मान लीजिए आप 6 घंटे काम करके आपकी 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी है, तो वहीं अगर मैं आपकी वर्किंग आवर्स बढ़ा के 15 घंटे कर दूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगेन एक जो फिजिकल हेल्थ होती है या मेंटल हेल्थ जो होती है वो भी उसके पर नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो ऐसे में सिर्फ ये आपको कहना कि आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दीजिए, हम आपकी पे बढ़ा देंगे, तो दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं एक फैमिली भी है जिसको आपको कंट्रीब्यूट करना है, आपके कमिटमेंट्स भी होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली ये सभी आपके साथ होते हैं, तो इन सभी के साथ भी कमिटमेंट साथ में बिठाना ज़रूरी है। एंड सिर्फ पैसों के लिए काम करना दैट इज़ आई थिंक इज़ नॉट फीजिबल एट ऑल। अब बात करूँ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स की, तो जैसे चाहे हेल्थ हो गई या हाई एग्जीक्यूटिव पे है या प्रोडक्टिविटी डिकपल्ड फ्रॉम रिवॉर्ड्स, अब ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर कि कैसे एक इंसान कितना है वेल्थ वाइज है या फिर हाई प्रोडक्टिविटी कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। अब इंडिया वर्कर प्रोडक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों, द इन्फ्लुएंस ऑफ लो वर्कर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज क्वेश्चन। इंडियंस आर कंसिडर्ड अमंग हार्डेस्ट वर्किंग एम्प्लॉयज ग्लोबली, येट दे हैव सम ऑफ द लोएस्ट एवरेज वेजेस पर मंथ। अभी जितना वर्किंग आवर्स है ना दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर, तो वो एक बार लगभग पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा में से काउंट किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी पीछे हैं इस चीज़ में कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं। यस, वी आर द हार्डेस्ट वर्किंग एम्प्लॉयज़। तो ऐसे में भी अगर इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हमारे देश के अंदर है, बट स्टिल उनके जो वर्किंग वेजेस हैं वो काफ़ी लो है, तो ये एक तरीके से डीमोटिवेट करता है, बिकॉज आपको फुल पोटेंशियल लगाने के बाद भी आपकी जो वेजेस है आपको उस लेवल के नहीं मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें दूसरी कंट्री से। तो ये एक प्रोडक्टिविटी को लेकर सवाल खड़े करता है कि जो अभी प्रोडक्टिविटी जो लेवल है इंडिया की यूथ का, उसमें भी क्या उनको सही रिवॉर्ड्स मिल पा रहे हैं? आंसर इज़ नो। अब फॉल्स नेरेटिव ये भी है कि जो नारायण मूर्ति है उनका ये तो कहना है कि आपको 70 घंटे काम करना चाहिए बस, बट इनडायरेक्टली उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बोल दिया, ये एक तरीके से उनको पुश कर रहे हैं। यानी कि जो जितना भी लेबर फोर्स है हमारे भारत देश के अंदर, उन सभी को एक या फिर जो यूथ है उनको एक फोर्स करने का, यानी एक जो कहता है ना कि मोटिवेट करना कि आपको थोड़ा और काम करना चाहिए, इस तरीके से बताया गया कि इस राइटर ने कि ये जो चीज़ है ना, द ऑथर सजेस्ट दैट मिस्टर मूर्ति स्टेटमेंट माइट बी a part of an effort to push labor reform that could be unfavorable to workers। अभी बिल्कुल वो ऐसे एक पार्ट हो सकता है उनके द्वारा इस चीज़ को कि वो एफर्ट लगाएं कि वर्कर्स को जो पुश करें थोड़ा और काम करने के लिए, बट ये एक अनफेवरेबल होगा वर्कर्स के लिए, बिकॉज वर्किंग आवर्स बढ़ाने से अब मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, और जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, आपको इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए एक होती है स्मार्ट स्टडीज़, एक होती है हार्ड वर्किंग। ठीक है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए एक दिन के अंदर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 घंटे पढ़ के भी आपने सिर्फ 2 ही चैप्टर याद किए। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो दिन में सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ रहा है एंड उसके बाद में वो 2 चैप्टर याद कर ले रहा है। तो ऐसे समझिए इस चीज़ को, तो उसका 4 घंटे पढ़ना बराबर हुआ आपके 10 घंटे पढ़ने के। देन जो रिमेनिंग 6 घंटे हैं उस इंसान के लिए वो उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो खेलना हो गया, फैमिली के साथ समय बिताना हो गया, या कुछ भी चीज़ें जो है मनपसंद की वो कर सकता है। उससे क्या होगा, उसका एक दिमाग एक स्टेबल रहेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, एंड ऑलवेज उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई ही रहेगी। एंड अगेन जो एक व्यक्ति है जो 10 घंटे सिर्फ पढ़ ही रहा है, तो वो सिर्फ जो बैठा है किताबों को लेकर, कुछ याद नहीं हो रहा है, 10 घंटे में 2 ही चैप्टर याद हो रहे हैं, तो ये कुछ चिंताजनक बात है। तो वही इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ज़रूरत नहीं कि आप
10 घंटे काम करें तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब इनफॉर्मल और वर्कर्स प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं दोस्तों, जहाँ पे हम बात करें एग्रीकल्चर हो गया या लेबरहुड हो गया या फिर जो लोग घर पर वगैरह बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उन सभी की प्रोडक्टिविटी इनफॉर्मल सेक्टर से बिल्कुल अलग है। बिकॉज यहाँ पे बात होती है फिजिकल स्ट्रेंथ की या फिर बात करूँ वेजेस की रिडक्शन की, जो वो होता है कई बार कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है या फिर लेबर घर बना रहा है, तो अगर वो एक दिन नहीं आएगा तो उसकी बिल्कुल जो तनख्वाह है वो कट जाएगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें बताई गई है जहाँ पे एक डीमोटिवेशन मिलता है वर्कर्स को फ्रॉम टू वर्क मोर आवर्स। अब कंपैरिजन किया गया है जापान और जर्मनी के साथ, बट मेरा ये मानना है कि जो जापान और जर्मनी है उनका सोशल कल्चर ले लीजिए, पॉलिटिकल कल्चर देख लीजिए या टेक्नोलॉजिकल आप देख लीजिए, ये दोनों देश हमसे बहुत आगे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ कारणों के वजह से ही हमारा देश भारत जो है वो इतना ज़्यादा अभी डेवलप्ड नहीं है। बट ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कहा है ना कि यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि 2047 तक हमारा देश जो है डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में होगा। तो यस, बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, बट इमीडिएटली तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि चीज़ें जो है वो सेटलमेंट हो या फिर जो डेवलप्ड नेशन की हम बात करें ना, वो हमें 2047 तक देखने को मिलेगा। तो ऐसे में चीज़ों को थोड़ा और, ये जो है ना वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये चीज़ों को थोड़ा और वर्सन अप कर देती है। तो इनसे डायरेक्टली कंपेयर करना ये कहीं से फीजिबल नहीं है, बिकॉज दे आर अहेड इन टाइम। जो जापान और जर्मनी है उनके पास काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी है, सोशल कल्चर अच्छा है, या पॉलिटिकल की बात करूँ वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये पूरा मामला जो है समझ में आएगा कि आप इतने दिनों से सुन रहे होंगे कि क्या ये नारायण मूर्ति ने कहा कि क्यों व्यक्ति को ज़रूरत है 70 घंटे से ज़्यादा काम करने की एक वीक के अंदर। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स इसके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी इसके अलावा डाउट रहता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ डियर फ्रेंड्स, कुछ हेडलाइंस चेक कर लेते हैं आज की। अकॉर्डिंग टू यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक लीगल आइडेंटिटी। अभी यूएन की जो IOM है उन्होंने ये बताया कि लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों के पास अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, या भी यानी कि अगर आप उनके ID कार्ड चेक करेंगे तो उनके पास कोई ID कार्ड पहली बात तो है नहीं, और है तो उनके पास कोई पर्टिकुलर देश के वो निवासी नहीं है। यानी कि जो माइग्रेशन जो करते हैं ना एक देश से दूसरे देश से, तो ऐसे कुछ लगभग 1 बिलियन लोग हैं जिनके पास खुद का कोई पता नहीं है या फिर कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। NCERT की बात करूँ दोस्तों, तो इन्होंने बताया कि कैसे अब अगर आने वाले सत्र से वो इलेक्ट्रल लिटरेसी की जो कंटेंट है वो टेक्स्ट बुक्स में देना स्टार्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रल लिटरेसी का मतलब है कि जो हमारे देश की जो इलेक्शन कमीशन है उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है, एंड जो बच्चे हैं या फिर जितने भी बच्चे हैं, या फिर मैं बात करूँ चाहे बच्चे हैं या और भी कॉलेज डूइंग स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए एक मैंडेटरी हो जाएगा कि उन सभी को इलेक्शन की जो लिटरेसी होती है ना, यानी कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट की जाता है या कैसे जो भी चीज़ें होती है वो उन सभी के बारे में आसानी से समझाया जा सके। इंडिया सरपास कर चुका है न्यूजीलैंड को और बन चुका है 2nd पोजीशन पे ODI वर्ल्ड कप, यानी कि सबसे ज़्यादा ODI अगर किसी मैच जीता है किसी ने तो इंडिया एट नंबर 2 है एंड ऑस्ट्रेलिया एट नंबर 1। वही बात करूँ इस समय की, तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, और इस साल का जो थीम है वो है से नो टू करप्शन, कमिट टू नेशन। अभी विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो होता है ये गुड गवर्नेंस की ओर होता है, यानी कि कैसे गवर्नेंस जो है वो और अच्छी की जा सके। तो इस चीज़ को लेकर इस हफ्ते में पूरे हफ्ते में ये बात होती है। तो या दैट्स टुडेस एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अगर ये फ्रेंड्स आपको चीज़ें, आई होप कि आपको चीज़ें आसान है, क्योंकि सभी मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल्स की चाहे हेडलाइंस की, तो ईजी टॉपिक्स थे यानी ईजी ये हेडलाइंस थी। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अपना आंसर जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में। शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में। सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड बाइट साइज नॉलेज के लिए आप शॉर्ट्स चेकआउट कर सकते हैं इसी चैनल पे। एंड या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।